with again an amazing lecture of part 2 nutrition in plants class 7 science. So without any further delay, let's start it. And I hope that if you'll understand anything out of it, then please don't forget to like my video, subscribe my channel, and give your beautiful suggestions in my comments. So let's start it without any delay because I don't want the lecture to be too long. Okay. So yesterday we learned about nutrition, nutrients, autotrophic, heterotrophic, and many more things. We learned about photosynthesis. So we learned till what are the requirements or conditions necessary for photosynthesis. And today we are majorly having 3 topics. Let me summarize those 3 topics for you. The first topic that we are having is role of leaves in फोटोसिंथेसिस. इट मींस फोटोसिंथेसिस में जो हमने कल फूड प्रिपरेशन वाले प्रोसेस की बात की थी उसमें लीव्स का क्या रोल है, इसका क्या रोल है. ठीक है. सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ स्टोमाटा इन फोटोसिंथेसिस. फिर हम पढ़ेंगे कि स्टोमाटा का क्या रोल है. अब स्टोमाटा पढ़ने से पहले ऑफकोर्स हम जानेंगे कि स्टोमाटा क्या होता है, बट ये एक ऐसी चीज है जो फोटोसिंथेसिस में बहुत जरूरी है, तो हम वो भी पढ़ेंगे. और फिर हम पढ़ेंगे कि सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स को मैं शॉर्ट में कार्ब्स लिख रही हूँ. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स का सिंथेसिस जो कि कार्ब्स के अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स का सिंथेसिस होता है. और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कल कि कार्ब्स यहाँ पे मैं कार्बोहाइड्रेट यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की बात कर रही हूँ. मैंने वो फोटोसिंथेसिस का जब मैं इक्वेशन बना रही थी तो तब भी मैंने बताया था कि ग्लूकोज बनता है, लेकिन सिर्फ ग्लूकोज जरूरी नहीं है. प्लांट के अमीनो एसिड, प्रोटीन, इसका मैंने एक इंट्रोडक्शन टाइप आई थिंक पहले लेक्चर में भी दे दिया था, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में बस पढ़ेंगे. तो ये 3 टॉपिक है जो है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे. और उसके बाद जो हमारा पार्ट 3 होगा वो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में होगा. प्लांट्स में दोनों तरीके के होते हैं, ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेटरोट्रोफिक भी होते हैं. तो ऑटोट्रोफिक वाला इसके बाद खत्म, फिर उसके बाद आएगा हेटरोट्रोफिक. तो हम लोग हेटरोट्रोफिक के लिए पूरा एक पार्ट 3 ले लेंगे. ठीक है. पार्ट 3 ले लेंगे उसके लिए. और फिर उसके बाद एक लास्ट आपका आएगा पार्ट 4 आप कह सकते हो या फिर रिविजन भी कह सकते हो. उसमें कुछ चैप्टर्स में एक्टिविटीज है इंपॉर्टेंट, मैं उन एक्टिविटीज को डिस्कस कर लूंगी और प्लस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ डायग्राम्स होंगे, तो वो माइंड मैप्स होंगे. तो मतलब एक रिविजन टाइप जो है वो इसका पार्ट 4 जो आप कह सकते हो उसमें हम लेके आएंगे. तो अभी तो हम पार्ट 2 पे हैं. पार्ट 2 है रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस. तो पहला टॉपिक ही हम अभी पढ़ेंगे कि आपके लीव्स का क्या रोल है, लीव्स का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में. हम ये पहला टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ, तो मैंने आपको बताया था कि लीव्स को हम क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री भी कहते हैं. मैंने आपको बताया था कि लीव्स को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं. अगर आपको याद हो, अगर आपने रिवीजन किया होगा, और रिवीजन करके ही आना था, बिकॉज जब तक आप पिछले लेक्चर का रिवीजन नहीं करोगे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो फूड फैक्ट्री यहाँ पे लीव्स को मैंने बताया था कि कहा जाता है. क्यों? क्योंकि यही वो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है. लीव्स ही वो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है. तो आखिर लीव्स में ऐसी कोई तो खासियत होगी ना कि रूट्स को छुड़ा दिया, स्टेम्स को छुड़ा दिया, लीव्स को ही फूड फैक्ट्री करे, लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो कोई तो खासियत होगी. घर में आपके पापा ने, आपके भाई ने, आपकी दीदी ने खाना बनाते, आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो मम्मी में कोई तो खासियत होगी ना, खाना बनाने की खासियत है. उसी तरीके से लीव्स में भी कुछ खासियत है, तो हम वो जानेंगे कि लीव्स में क्या खासियत है. अब मेनली इसमें हमें ये पढ़ना है कि एक तो हमें पढ़ना है इसके ग्रीन पिगमेंट के बारे में. इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है. मैं फटाफट से माइंड में बता देती हूँ. यहाँ पे हमें ग्रीन, जो इसका ग्रीन पिगमेंट होता है ना, उसके बारे में पढ़नी है. क्लोरोफिल के बारे में मेनली हम इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे, और एक शॉर्ट में हम स्टोमाटा के बारे में भी पढ़ेंगे.
ठीक है। इसके अलावा हम और ये भी पढ़ेंगे कि लीव्स जो है ना वो सोलर एनर्जी के साथ क्या करती है। तो एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ स्टोमाटा, और यहाँ पे आई कैन राइट सोलर एनर्जी जो होता है उसके साथ लीव क्या। तो यही है हमारे तीन जो हमें मेन पढ़नी है लीव्स के बारे में। तो हम फटाफट से इसको झट से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन प्लांट से मेनली लीव्स में आकर करता है। इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है उसका ग्रीन पिगमेंट। तो क्या होता है कि लीव्स आपने देखा है ग्रीन पिगमेंट, यानी दिमाग में वैसे ही सोचते, जब भी आप लीव्स सोचते हो ना आप, तो आप क्या इमेजिन करते हो कि किस तरीके का आपका एक पत्ता है जो ग्रीन कलर का है। मुझे पता उतना अच्छा पता नहीं लग रहा, बट जो भी है ये एक पत्ता होता है जो ग्रीन कलर का होता है, कलर में ग्रीन होता है, हरा होता है, ठीक है। तो ग्रीन पिगमेंट से आपको समझ में आ रहा है कि लीव से ग्रीन से रिलेटेड, लीव के ग्रीन होने से हम लोग कुछ यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लीव्स में ये जो ग्रीन कलर होता है ना मोस्टली, ये किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो ये होता है आपका क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है। पहले लेक्चर में मैंने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने ध्यान से सुना हुआ है। तो वही चीज है कि लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि लीव्स को कलर देते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है वो मेजरली आपका लीव्स के अपर साइड पे ज्यादा प्रेजेंट होता है। अपर अपर साइड, अपर साइड का मतलब क्या है मेरा, कि जब आप लीव्स देखते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जब आप एक लीव देखोगे तो लीव्स का एक ऊपर का हिस्सा होता है, एक नीचे का हिस्सा होता है। जब आप नोटिस करोगे, आप कभी भी जा सकते हो किसी भी पौधे के पास एक लीव ले सकते हो, ठीक है। और नोटिस करोगे कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना लीव्स का, वो आपको ज्यादा ग्रीन इन कलर दिखता है एज कम्पेयर टू लोअर वन। यानी लोअर वन का कलर जो होता है ना वो कम हरा होता है, और ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा गहरा हरा होता है। तो ये बातें तो हमने नोटिस की हुई है। तो वैसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल का जो अमाउंट है वो ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर साइड। तो लोअर साइड पे क्या होता है वो में हम भी डिस्कस करेंगे वो वाली चीजें। लेकिन अभी क्लोरोफिल आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि लोअर पे होती नहीं है। लोअर आपको व्हाइट थोड़ी दिखती है, ग्रीन वो भी दिखती है, लेकिन लाइट दिखती है, यानी कम होती है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है, अपर साइड पे है, ठीक है। क्लोरोफिल, अब ये जो क्लोरोफिल है, जैसे अगर आपके पास एक पेंट का डब्बा है, सॉरी अगर आपके पास कुछ पेंट है, तो आप उसको ऐसे ही तो नहीं, हवा में तो नहीं तैरने के लिए छोड़ दोगे, उसको आप पेंट के डब्बे में प्रॉपरली सील करके स्टोर करते हो। तो क्लोरोफिल को जहां हम लोग स्टोर करते हैं, या फिर क्लोरोफिल को जहां हम लोग रखते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है कि एक सेल ऑर्गेनल टाइप का होता है। आप नाइन्थ में जाओगे तो पढ़ोगे कि इसका कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। इस तरीके का प्रॉपर नहीं मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ, पर इसी तरीके का इसका कुछ डायग्राम होता है, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम होता है जिसमें इस तरीके से क्लोरोफिल जो होता है, ये जो आपको सिक्के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सिक्के जैसा जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही है हमारा क्लोरोफिल। ये जो आपको सर्कल सर्कल में दिख रहे हैं, ये है आपके क्लोरोफिल। और ये जो है आपका पूरा, इसी कंटेनर को हम कहते हैं, इसी कंटेनर को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, स्टोर्ड रहता है लीव में, उसे हम, उस जगह को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है कि ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। सनलाइट जो होता है, सनलाइट उसको ये अब्सॉर्ब करता है, सनलाइट का अब्सॉर्प्शन करता है। सनलाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है, कैसे मिलता है, वो तो मैंने आपको पहले पार्ट में ही बता दिया, तो वो आपने देख लिया होगा आई होप। तो सनलाइट जो होता है उसको अब्सॉर्ब करता है, उसका अब्सॉर्प्शन करता है, उसको कैच करता है, उसको कैप्चर करता है। ये चीजें मैंने पहले ही बता रखी है, मैं अभी भी बता रही हूँ कि सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें इस ग्रीन पिगमेंट के बारे में जाननी थी। फिर उसके बाद हमें स्टोमाटा के बारे में जानना है। तो स्टोमाटा क्या होता है, तो स्टोमाटा ना पोर्स होते हैं,
स्टोमाटा पोर्स होते हैं। समझ में तो नहीं आया कि क्या है? समझ में तो नहीं आया? तो स्टोमाटा में क्या होते हैं कि जैसे ये मैंने आपको एक लीव्स बताया, इसमें कुछ होल्स हो जाते हैं। मैंने उस दिन बताया था, बेसिक बेसिक लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें सब है। ठीक है, तो इस तरीके के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स जिसे हम कहते हैं। और इसी के थ्रू हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस यूज होता है? रिमेंबर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो इनहेल और एक्सहेल होता है ना बाय द प्लांट्स नॉट एनिमल, सो ये लीव्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, वो यही करती हैं, ये पोर्स ही करते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं वाटर के इन एंड आउट होने की, H2O की, इन तो नहीं आउट होते हैं, इन रूट से होते हैं। ठीक है, तो H2O बाहर इसी के थ्रू जाता है, यानी ट्रांसपीरेशन भी यही होता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो प्लांट्स में ना कभी कभी ज्यादा वाटर हो जाता है, जितना उनको चाहिए होता है उससे ज्यादा वाटर होता है, तो वो वाटर को लूज करती है, बाहर निकालते हैं। एक्सेस वाटर है क्या करेंगे? उसे बाहर निकालते हैं। तो इन्हीं पोर्स से निकालती है वाटर वेपर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वाटर वेपर्स के फॉर्म में। या फिर अगर आप देखोगे तो एज अ बाय प्रोडक्ट आपका O2 भी तो होता है, ऑक्सीजन भी तो निकलता है फोटोसिंथेसिस में, मैंने बताया था, रिमेंबर द इक्वेशन। सो यहाँ पे O2 भी आपका रिलीज होता है, O2 अब्सॉर्ब भी होता है। प्लांट ऑफ कोर्स सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि प्लांट जो होते हैं वो CO2 लेते हैं, तो हम लोग CO2 ठीक है, वो ऑक्सीजन नहीं लेते, नहीं, उनको भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी उनके लिए भी ऑक्सीजन नेसेसरी है। बस बात क्या है कि दिन के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना फूड मैन्युफैक्चर कर लेती है, और रात में जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो वो ऑक्सीजन से बस अपना रिक्वायरमेंट पूरा करती है। ठीक है, तो ये चीज स्टोमाटा क्या होता है? तो पोर्स होता है, पोर्स होता है। इससे क्या क्या होता है तो मैंने आपको बता दिया कि ये, इससे आपका ये गैसियस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन होता है। मेरे इतना दोनों है, मैं आपको लिखवा दे रही हूँ, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, ये सब इसी का फंक्शन। और ये ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होती है? अंडर साइड पे, यानी लोअर साइड पे, या फिर जिसे कह सकते हैं अंडर सरफेस पे। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होती है ज्यादा? अंडर सरफेस पे, यानी लीव्स के ऊपर वाले सरफेस पे क्लोरोफिल ज्यादा पाई जाती है, और लीव्स के नीचे वाले सरफेस पे स्टोमाटा ज्यादा पाई जाती है। स्टोमाटा ऊपर वाले पे भी पाई जाती है, पर नीचे वाले साइड पे ज्यादा पाई जाती है। सेम वही चीज जो क्लोरोफिल के साथ होता है, वही सेम चीज आपका पोर्स के साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली, इतना ही था आपका स्टोमाटा है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी सबसे पहले हमें मिलती किससे है? सन से। तो सन से हमें जो भी एनर्जी मिलती है वो हम कहते हैं सोलर एनर्जी, एंड इट इज दी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने यहाँ पे सिर्फ ओनली और सोर्स लिख दे रही, ठीक है। तो सोलर एनर्जी ही बस ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी जितने भी लिविंग बींग्स है उनके लिए जो मेजर सोर्स है वो अर्थ पे वो क्या है? सन है, सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट को, वो क्या करते हैं कि इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? तो इसको ये कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इस चीज को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये कंज्यूम होता है। फिर यही केमिकल एनर्जी कंज्यूम होता है किसके द्वारा? प्लांट्स के पार्ट्स के भी द्वारा, या फिर अगर कोई एनिमल खा गया, हम लोग कोई प्लांट पार्ट को खा गए, तो हम लोग उस केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो ठीक है, कंज्यूम बाय पार्ट्स, कंज्यूम बाय डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो सोलर एनर्जी के बारे में भी इतनी पॉइंट्स थी। जो आपका पहला टॉपिक था रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस, उसमें इतनी ही बातें थी। ठीक है, लीव्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं, ये साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते हैं। इसमें तीन चीजें हमने पढ़ी, ग्रीन पिगमेंट, स्टोमाटा, सोलर एनर्जी। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो कि अपर साइड पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है, जो कि इस तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। फिर आते हैं स्टोमाटा पे, तो स्टोमाटा पोर्स या फिर होल्स होती है लीव्स में कुछ इस तरीके की,
और ये क्या करती है कि ये लीव्स के अंडर सरफेस पे ज्यादा, नीचे वाले सरफेस पे ज्यादा प्रेजेंट होती है। ये गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में मदद करती है। फिर उसके बाद सोलर एनर्जी इसमें आ गया। तो सोलर एनर्जी सन से हमें मिलता है, और सन ही है जो सारे लिविंग बीइंग के लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सन है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लीव्स क्या करती है कि लीव्स इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी जो है ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स या एनिमल के डिफरेंट पार्ट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, और जब उन पार्ट्स को हम लोग खाते हैं या एनिमल्स खाते हैं तो वही एनर्जी हमें भी पास हो जाती है। समझ में आ गया? ये पूरा था आपका फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। तो अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक की तरफ। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फंक्शनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। बीच बीच में मैं वीडियो पॉज कर रही हूँ ताकि मैं ये सब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो लिख पाऊँ और वीडियो में ज्यादा टाइम ना लूं। ओके, सो फंक्शनिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा हम पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्टोमाटा क्या होता है, बेसिक से इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया। मैं फिर से वैसे रिकैप करवा दूंगी कि स्टोमाटा क्या होते हैं। पोर्स होते हैं लीव्स में जो कि प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आपको मैंने ये भी बता दिया गैस चेंज, ट्रांसपिरेशन, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ना, ये दोनों फिगर्स, दिस एंड दिस, ये दोनों के दोनों आपके स्टोमाटा है, ठीक है। दोनों के दोनों, एक बड़ा लग रहा है एक छोटा लग रहा है, बट स्टोमाटा सेम साइज का होता है, लाइक एक सिमिलर साइज का, ठीक है। तो स्टोमाटा जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो स्टोमाटा के चारों तरफ क्या होता है? गार्ड सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? गार्ड। जो गेट पे खड़े रहते हैं उन्हें गार्ड ही तो कहते हैं ना। तो स्टोमाटा में जो आपको ये वाले दिख रहे हैं ना, जो इस तरीके के, ये जिसमें डॉट डॉट है, ये वाला सेल जिसमें डॉट 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 आपको दिख रहा है ना, ये वाले डॉट 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 डॉट, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ प्रॉपरली आपका हाईलाइट करके, ठीक है। ये जो है ये आपका बहुत गंदे तरीके से कलर हुआ है नो, बट समझने से मतलब है। तो ये आपका, मैं जो टमाटर के जो ओपनिंग्स होते हैं ना, बॉल्स, उनके फिन से उनको मैं कलर कर रही हूँ। और अब जो ब्लैक के बगल में जो आपको ये बड़ा सा ऐसे करके इस शेप का दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? ये है आपका, दिस आर नोन एज गार्ड सेल्स। ये आपके गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, जिनसे सराउंडेड होते हैं स्टोमाटा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, स्टोमाटा के फंक्शंस आपको क्लियर हो गए। तो अब क्या होता है कि स्टोमाटा जो होती है ना, वो डे में ओपन होती है एंड नाइट में क्लोज हो जाती है। तो डे में स्टोमाटा ओपन होती है और नाइट में स्टोमाटा क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। तो ये हमारी स्टोमाटा, क्योंकि डे में क्या होती है? प्रेजेंट। डे में क्या होता है? प्रेजेंट लाइट। तो इसलिए क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस एक्सचेंज वगैरह तो होंगे ना। तो डे में ओपन रहेगी, नाइट में क्लोज रहेगी, क्योंकि उस वक्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ये चीजें जो है, ये चीजें यहाँ पे नहीं होती है। समझ में आ गया? तो इतना हमने ये जाना, इसमें हमने बस ये जाना है कि स्टोमाटा क्या होता है, ये करता क्या है। लेकिन अब ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ना, ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, ये आखिर एग्जैक्टली कैसे करता है वो हम अभी जानते हैं, ठीक है, फटाक से। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है इस चैप्टर में, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। बस क्या है कि आपको रिवाइज करते रहना होगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सारी चीजें फिर से वापस बैक टू जीरो हो जाओगे, ठीक है। तो वो चीजें आपको रिवाइज करते रहनी। तो अब क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं कि डे में क्या होता है। डे में क्या होता है, डे का हम सबसे पहले देखेंगे। तो डे में क्या होता है कि स्टोमाटा जो होती है ओपन, यानी अभी तो हमें सिर्फ पहला वाला केस देखना है।
ये है आपका डे वाला केस और ये है आपका नाइट। क्लियर? तो अभी हम बस ओपन स्टोमाटा पे फोकस करेंगे। तो इस ओपन स्टोमाटा में क्या होता है, आपको ये एरोज आई डोंट थिंक विजिबल है, तो मैं इस तरीके से इसको ब्लैक से बना दे रही हूँ। ठीक, तो इस तरीके से आपको अब आई थिंक ये एरोज विजिबल है जो आ रही है चारों तरफ से। इसमें भी मैं जिस तरह की मैं बना दे रही हूँ। हाँ, तो अब ये एरोज आपको दिख रही है। तो डे में क्या होता है ना कि स्टोमाटा के ये जो आपको आसपास सेल्स दिख रही है ना, आई थिंक मैं इसकी बिगर एक पिक्चर बना सकती हूँ। कुछ इस तरीके से रहता है, आप इसे सीख भी सकते हो बिकॉज आपके एग्जाम में अगर आ गया कि ओपन स्टोमाटा या क्लोज स्टोमाटा ड्रॉ करो तो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ इट। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे लेंगे। गार्ड सेल हो गया ये हमारा, क्योंकि ये ओपन है तो इसे ओपन दिखाना है हमें। और ये इसके सराउंड में ना ये जो मैंने डब्बा डब्बा बना रही हूँ ना, ये सेल्स है आपके, क्या है, सराउंडिंग सेल्स ऑफ स्टोमाटा है। ये सराउंडिंग सेल्स ऑफ क्या है, स्टोमाटा। ये सब इनका न्यूक्लियस। ठीक, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो सराउंडिंग सेल्स है ना, डे टाइम पे क्या होता है कि इन सराउंडिंग सेल्स से ना वाटर जो होता है ना वो गार्ड सेल के अंदर आता है। डे टाइम पे क्या होता है, पहला पॉइंट नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, कीप इट नोटिंग कि क्या होता है कि जो वाटर होता है, एक्चुअली जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हम उसे डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, वो डिफ्यूज कर देता है। डिफ्यूजन एक्चुअली होता क्या है, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जहां पे अगर कोई चीज ज्यादा है ना और कहीं पे अगर कोई चीज कम है ना, तो ज्यादा से कम की ओर जाती है वो चीज। ठीक है, जैसे अगर मान लिया कि यहाँ पे ना यहाँ पे अगर बहुत सारी हवा है, एक जगह पे प्रेशर है, मान लीजिए परफ्यूम, परफ्यूम में क्या होता है, बॉटल के अंदर बहुत सारे प्रेशर में एयर कंटेंट होती है, बॉटल के अंदर हाई एयर प्रेशर होता है, लेकिन बाहर तो उससे कंपेरेटिव कम एयर प्रेशर होता है। तो जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, मतलब जहां हाई है वहां से लो की ओर चली जाती है। तो वाटर भी क्या होता है कि सुबह में इन सेल्स में हाई अमाउंट में होता है तो वाटर डिफ्यूज करता है। कहां से कहां डिफ्यूज करता है, तो जो सराउंडिंग सेल्स हैं, मैं लिख दे रही हूँ कि जो यहाँ पे सराउंडिंग जो सेल्स हैं, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, समझ जाना, सराउंडिंग सेल्स, सराउंडिंग सेल्स से आपके गार्ड सेल्स में डिफ्यूज करते हैं। इसीलिए मैंने वो एरो अंदर की ओर बनाया है। ये जो ऐसे करके मैंने एरो बनाया है ना, फालतू के नहीं है ये, इसका इंडिकेशन है। इसका मतलब ये है कि इन बगल वाले सेल से पानी क्या हो रहा है, इस गार्ड सेल, जो ये आपको डॉट डॉट वाले दिख रहे हैं, इस गार्ड सेल में आ रहा है पानी उन बगल वाले सेल्स से। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अब क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल्स होती है ना, ये फूल जाती है, पूरा टाइट हो जाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं टर्जिड। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, टर्जिड, TURGID। तो यानी डे टाइम में क्या होता है कि अब उसके बाद जो आपके गार्ड सेल्स है वो टर्जिड हो जाए। ठीक है, टर्जिड मतलब टफन हो जाएंगे, टाइटन हो जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे। ठीक है, तो टर्जिड होके ये क्या होंगी, ये फूल जाएंगी। तो पहले ये ऐसे सटा हुआ रहता है, लेट मी शो यू। ठीक है, तो पहले ये ऐसे सटा हुआ रहता है। ठीक है, ये हम मेरे दोनों हैंड गार्ड सेल्स है, बीच में ओपनिंग है। तो अब क्या होता है कि जब ये फूल जाती है, जब ये स्वेल करती है, तो आप देख रहे हो अपने आप जैसे जैसे स्वेल हो रहा है तो बीच में एक ओपनिंग होते जाती है। जैसे जैसे मैं फूल के इसको टाइट करते जा रही हूँ तो बीच में एक हॉलो स्पेस बन रहा है ना बीच में। तो इस वजह से क्या होता है कि जब ये स्वेल अप कर जाती है तो ये जो थिक वॉल्स होती है ना उस टमाटर ओपनिंग की, ये खुल जाती है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये जो गार्ड सेल्स की जो ये थिन वॉल्स होती हैं, जो गार्ड सेल्स की जो थिन वॉल्स होती हैं वो स्वेल अप कर जाती, फिर जब वो स्वेल अप करेंगी तो जो स्टोमाटल ओपनिंग की जो थिक वॉल्स होती हैं वो ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से सुबह में स्टोमाटा खुलता है। बस इतनी ही चीजें थी जो आपको डे में याद रखनी थी। आई डोंट थिंक ज्यादा डिफिकल्ट है।
कुछ तो है ही नहीं इसमें। वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, सराउंडिंग सेल से गार्ड सेल में आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वाटर जब आ रहा है तो गार्ड सेल जो है वो टाइटन हो जाए, टर्जिड हो जा रहा है। फिर गार्ड सेल के ये जो पतले सेल्स है ये स्वेल, आपको फिगर में लग रहा होगा कि गार्ड सेल तो मोटे दिख रहे हैं भाई, ये वाले ही पत्ते दिख रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो थिक वॉल्स होते हैं, ठीक है। तो गार्ड सेल्स के जो थिन वॉल्स होते हैं वो स्वेल अप कर जाते हैं। स्वेल अप करने की वजह से क्या होता है कि बीच में स्टोमेटल ओपनिंग के जो थिक वॉल्स होते हैं वो खुल जाते हैं, और इस तरीके से सुबह में हमारा स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन होता है। ओपन होने का प्रोसेस समझ गए कि कैसे खुलता है, ठीक है। खुलने का समझ गए। अब नाइट टाइम में हम जानते हैं कि बंद हो जाता है, वो जान लेते हैं कि नाइट टाइम में कैसे बंद होता है। उसके बाद ये वाला टॉपिक आपका फिनिश, फिर पार्ट 2 का आपका एक लास्ट टॉपिक बचेगा, उसे भी हम फटाफट से फिनिश करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब सेकंड हमें देखना है कि नाइट में क्या होता है। सेकंड हम क्या देख रहे हैं कि नाइट में क्या होता है। तो मैं वही सेम डायग्राम यहाँ पे उसी तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से आपके गार्ड सेल्स हैं, इस तरीके से इसमें बॉर्डर डॉर्डर दे देने हैं। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है जो आप बना सकते हो। और ये है आपका, ये पहले खुला हुआ था ना इसमें, वो बंद हो गया है। नाइट में बंद होगा ना तो वो बंद हो गया है, रात को वो बंद हो जाता है और नाइट में वो बंद होता है, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही रहेगा, वैसा तो है नहीं कि रात को सेल उड़ के गायब हो जाएगा पापा की परी की तरह, वैसा तो होगा नहीं। तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस ये टमाटर ओपनिंग है ना, ये क्लोज ओपन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, ठीक है। तो नाइट में क्या होता है, जस्ट जो डे में हुआ ना उसी का ऑपोजिट हो जाता है। तो नाइट में क्या होता है कि जो वाटर जो होता है, यहाँ पे भी वाटर क्या करता है, वाटर डिफ्यूजेस, बट कहां से कहां, इस बार गार्ड सेल से कहां, इस बार गार्ड सेल से सराउंडिंग सेल, यानी इस बार ये गार्ड सेल से निकल जाएगा और ये सराउंडिंग, जस्ट उल्टा हो गया। पहले वाले में अंदर आ रहा था, अब नाइट में रात को बाहर जाएगा, दिन में अंदर रात को बाहर, समझ रहे हो, उस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वाटर डिफ्यूज होता है गार्ड सेल से, वो सराउंडिंग सेल में चला जाता है, जिससे कि ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये फ्लैसिड हो जाते हैं। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है कि लूज हो जाते हैं। पहले ये फूल के कड़े हो गए थे ना, अब वो फूल के कड़े नहीं रहे, अब उनमें से सारा पानी निकल गया, तो अब वो एकदम जैसे ऐसे थे पहले, अब वो लूज हो गए, ठीक है। तो आप देख रहे हो जैसे ही ये लूज हो रहे हैं तो गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो गए। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो स्टोमाटा का जो ये, इसका प्रॉपर्ली कलर कर दो, ठीक है। तो जो स्टोमाटल ओपनिंग है, जो स्टोमाटल ओपनिंग है वो आपका क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसके फ्लैसिड होने की वजह से स्टोमाटल ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाता है, समझ में आया, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि रात को कोई फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती नहीं है। तो इस तरीके से आपका नाइट में टोटल आपका गैसेस एक्सचेंज होता है। तो समझ में आ गया कैसे बंद होता है नाइट में, एक बार और रिवाइज करवा दे रही हूँ। वाटर जो है वो क्या होता है, गार्ड सेल्स में जो सुबह में वाटर आया था ना, बाहर से वाटर अंदर आया था ना गार्ड सेल्स में सुबह में, तो वो अब बाहर चला जाता है, ठीक है। वाटर अब बाहर निकल गया, तो पहले फूल के कड़े हो गए थे, अब वो लूज हो जाएंगे, अब वो फ्लैसिड हो जाएंगे। ये जो गार्ड सेल्स है ये फ्लैसिड हो जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी जैसे ये टाइटन थे तो ये खुले हुए थे, जब वो लूज होंगे तो ये बंद हो जा रहे हैं ना, बंद हो जा रहे हैं, तो ये स्टोमाटल ओपनिंग क्या हो जाते हैं, क्लोज। और इस तरीके से रात को क्लोज स्टोमाटा हमें देखने को मिलता है। क्यों मिलता है रात को, क्योंकि रात को कोई गैस एक्सचेंज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता गैस एक्सचेंज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। और फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होता है, क्योंकि लाइट नहीं होता है। समझ में आ गई ये चीजें, ठीक है। तो नाइट वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया है। तो अब हम ये टॉपिक जो है हमारा स्टोमाटल ओपनिंग वाला ये कंप्लीट हो गया है। एंड मेक श्योर कि आप मेरे साथ साथ इस नोट को बना रहे हो, बिकॉज मैं बहुत शॉर्ट में नोट्स है, लाइक वेरी शॉर्ट, मैं सब चीज का शॉर्ट फॉर्म करते रहती हूँ। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये 3 पेज का लगेगा, उससे ज्यादा का तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप पूरे चैप्टर का बात करें तो 5 से 6 पेज लग जाएगा।
तो अब हम अपने अलग टॉपिक के जो अगला टॉपिक है, अलग कह रही हूँ, अब जो अगले टॉपिक है हम उसकी ओर अभी बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स लिखा हुआ है, ठीक है। जब हमने, आप रिकॉल करो कि जब हमने इक्वेशन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, CO2 लेता है, H2O लेता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो उसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। रिमेम्बर द इक्वेशन, जो मैंने इक्वेशन करवाया था ना आपको, कि वो क्या करता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, H2O लेता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो इसे ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस ATP का साइन है, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी का ये साइन है। इसमें ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो होता है ना, ये ग्लूकोज है और ये क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको मैं भी कार्ब्स लिखती हूँ शॉर्ट, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है क्या, ये ग्लूकोज। पर आप एक बात बताओ, प्लांट क्या सिर्फ सिंपल कार्ब से एनर्जी लेंगे, सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेंगे? आप सिर्फ भात खा के जिंदा रह लोगे? भात में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं ना, चावल में, ठीक है। ऐसे कॉमन लैंग्वेज को भात भी कहते हैं, पर चावल भी उसे कहते हैं, राइस, ठीक है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप सिर्फ वो खा के तो नहीं रह लोगे, आपको प्रोटीन चाहिए ना, दाल वगैरह ये सब आपको चाहिए, आपको फैट चाहिए, घी वगैरह, ये सब आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट में आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ते हो, आप हर एक न्यूट्रिएंट पढ़ते हो। तो उसी तरीके से प्लांट्स को भी चाहिए। तो प्लांट्स जो है इन्हीं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है, ठीक है। तो इन्हीं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करके प्लांट क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स बनाती है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस ला देंगे इसके स्ट्रक्चर में, तो ये दोनों तो बन जाते हैं, ठीक है, ये दोनों तो बन जाते हैं। पर अब बात करते हैं कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो रही है ना? कोई भी डाउट होगा तो यू कैन पिन इट इन द कमेंट बॉक्स। वैसे तो मैं डाउट क्लियर करते चल रही हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको डाउट हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं कि प्रोटीन्स कैसे आखिर बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स क्या होता है कि प्रोटीन्स, ये जो सिंपल कार्ब्स जो हमने पढ़ा ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्ब्स जिसको कहते हैं, वो हमने जो पढ़ा, इसको हम प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोटीन बहुत एसेंशियल है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके लिए हम किसकी मदद लेते हैं, नाइट्रोजन की मदद लेते हैं, जिसे N2 भी कहते हैं। समझ में आ रही है ये बात? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन में, जो कि ग्रोथ के रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन N2 का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कितना आसान है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट तो बन ही गया फोटोसिंथेसिस से, हवा में इतना नाइट्रोजन, आपने पढ़ा है ना, आपने ये वाले कंपोजिशन में पढ़ा है ना कि 76% के लगभग नाइट्रोजन, 21% ये कार्बोहाइड्रेट, ये, ठीक है, आपने ये सब चीज पढ़ा हुआ है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है एयर में। तो प्लांट ले लेगा और प्रोटीन फटाक से बना लेगा नाइट्रोजन हवा से लेके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स इस नाइट्रोजन को वाटर के साथ डिसॉल्व करके ही लेती है, वाटर के साथ। अब वाटर, गेस करो, रिमेम्बर मैंने बताया था कि वाटर किससे आता है, साइलम से, कुछ याद आ रहा है, मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो वो कहां से आता है, वाटर जो होता है, जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसमें इस तरीके का रूट्स है। तब रिमेम्बर करो तो कि वाटर कौन लेता है, यस, वाटर, मिट्टी में जो वाटर होता है ना, पानी, वो रूट खींच लेता है, रूट खींच के वो भेज देता है पूरे प्लांट में, ठीक है। ये चीज समझ में आए? तो नाइट्रोजन को वाटर के साथ मिक्स करना है। अच्छा, वाटर यहाँ से मिल रहा है, वाटर यहाँ से मिल रहा है,
यानी नाइट्रोजन भी यहीं से लेगा तभी ना नाइट्रोजन और वाटर मिक्स होंगे। यानी अगर यहाँ कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ से वाटर आ रहा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, तभी ना ये दोनों मिक्स होंगे, तभी ना ये दोनों मिक्स होंगे। कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो यानी मिट्टी से उसको लेना है, मिट्टी से नाइट्रोजन वो डायरेक्ट नहीं लेता। क्या होता है कि मिट्टी में ये जो आपका सॉइल दिख रहा है ना, मान लीजिए सॉइल है, ये आपका सॉइल है, सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, बिग रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, ठीक है, और सेडिमेंट्स, इस तरह के बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो ये जो सॉइल है ना, अगर जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे ना, मान लो ये मैग्नीफाई एरिया है, तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे, ये जो आपको कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और इन्हें हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब भाई इतना बड़ा नाम मिल गया, इसका क्या मतलब है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। अगेन मैं सारी टर्म्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो रिमेंबर इट, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एनबी से मैं भी लिख रही हूँ, लिखने में मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाहती। तो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में, नाइट्रेट कंपाउंड में बदल देता है। अभी नाइट्रेट कंपाउंड क्या होता है? तो अब क्या होता है ना कि ये जो नाइट्रोजन होता है ये इसको इस फॉर्म में नहीं लेता। प्लांट जो होता है ये इसको कुछ नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। नाइट्रेट्स क्या होता है? मतलब अभी के लिए आप बस ये समझ लो ना कि नाइट्रोजन को थोड़ा सा बदल देंगे ना तो वो वैसा फॉर्म हो जाता है कि ले लेगा। जैसे एक बात बताओ, जैसे एक रोटी है, एक बच्चा है, रो रहा है, रोटी नहीं खा रहा है, मम्मा क्या करती है, उस पे सॉस लेगी, उस पे आईज मुंह वगैरह सब बना देगी, काट वाट देके उसका अच्छे से डिजाइन दे देगी रोटी का। तो अब क्या होगा कि अब बच्चा उसे देख के खाने लगेगा। तो यानी बच्चे के लिए वो क्या हो गया? एडिबल फॉर्म हो गया। उसी तरीके से नाइट्रोजन जो होता है ना, प्लांट्स के बहुत नखरे हैं, वो नाइट्रोजन ऐसे नहीं लेता। तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ना, ये आपकी मम्मी की तरह होते हैं, ये जुगाड़ लगा देते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में थोड़ा तरोड़ मरोड़ के बदल के कंपाउंड बना देते हैं, जो कि प्लांट्स आसानी से अब खा ले, अब उस खा लेता है उस नाइट्रोजन को। और अब क्या करेगा कि इसी को प्रोटीन को यूज करके ग्रोथ अपना कर लेगा। तो समझ में आ गया, बस इतनी सी चीज है ये, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एक एग्जांपल जो होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या भाई? बस नाम है, आपका नाम है, मेरा नाम है, वो नाम, आपका नाम कुछ भी होगा, आयुष, आयुषी, कुछ भी होगा आपका नाम, ठीक है। तो राइजोबियम क्या है कि एग्जाम्पल है एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, ठीक है, नाम है। बहुत सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं बट राइजोबियम उनमें से एक है। तो अब समझ में आ गया, ठीक है। आप जब जाओगे ना 8th स्टैंडर्ड में तो आप नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ो, ठीक है, वो भी आप पढ़ोगे, लेकिन अभी आपको उसके बारे में नहीं जाना है। अभी मैंने जो बताया आई होप आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा फार्मर्स जो होते हैं ना, जो फार्मर्स होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, दवाई छिड़कते हैं ना पौधों पे, पौधों पे दवाई वगैरह जो स्प्रे जैसा होता है व्हाइट कलर का, सब जगह छिड़कते चलते हैं पाइप से। तो क्यों होता है? उसमें क्या होते हैं कि उसमें कुछ ऐसे नाइट्रेट के कंपाउंड्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे नाइट्रेट के कंपाउंड होते हैं। फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल बताओ। यूरिया, अमोनिया, ये सारा किसका एग्जांपल है? फर्टिलाइजर्स का नाम है, अलग अलग फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें से एक यूरिया, अमोनिया हो गया, ठीक है। तो अब क्या, वो फर्टिलाइजर्स आप समझ गए। ये फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं कि सॉइल में इन्हीं नाइट्रेट कंपाउंड्स का, नाइट्रेट को ये बढ़ा देते हैं, नाइट्रेट कंपाउंड्स को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जिससे कि सॉइल फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, उपजाऊ मतलब जिसमें आसानी से खेती और अच्छी खेती हो पाती है, उसे हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं, ठीक है। जिस सॉइल में, जिस मिट्टी में आसानी से और अच्छे से खेती हो जाती है उसे हम फर्टाइल सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि फार्मर्स क्यों ये करते हैं, ठीक है। अब एक सवाल ये भी आ सकता है बीच में से कि फर्टिलाइजर्स कैसे इंक्रीज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं
कि वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, जिससे जो राइजोबियम अपना काम करती है, नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया नाइट्रेट का अमाउंट बढ़ाती है, सॉइल फर्टाइल कर देती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो इसमें इतना ही है। तो हमने शुरुआत से क्या पढ़ा इस टॉपिक में, वो हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, पर उन्हें सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं और भी कुछ की जरूरत होती है, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये सब की भी उन्हें जरूरत होती है। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स है वो तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस लाके हो जाती है। बट आते हैं कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। प्रोटीन्स प्लांट में क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन बन सकता है प्रोटीन्स प्लांट में क्या चीज में हेल्प करती है, तो ग्रोथ के लिए, उनके बढ़ने के लिए, उनके डेवलपमेंट में। ठीक है, तब ये सिंपल फैट से प्रोटीन बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन को वाटर के साथ मिक्स करना होता है। प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते, उनके बहुत तथ्य होते हैं। आप बच्चों के एग्जांपल से प्रयोग कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था। तो अब क्या होता है कि ये आपके जो मम्मी जैसे नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया होते हैं, ये इसी नाइट्रोजन को लेके और फिर उसके बाद इसको नाइट्रेट कंपाउंड से बदल देते हैं, जो कि प्लांट आसानी से ले लेते हैं, और फिर क्या होता है कि प्रोटीन्स का वाटर के साथ, ये वाटर भी रूट में आया, यहाँ से सॉइल से नाइट्रेट कंपाउंड भी आया और मिक्स करके यहाँ पे प्रोटीन बना देते हैं। फार्मर्स क्यों फर्टिलाइजर डालते हैं, तो फार्मर्स जो होते हैं फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जैसे यूरिया और अमोनिया इसके एक एग्जाम्पल है। तो फर्टिलाइजर डालते हैं फार्मर, जिससे सॉइल में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ता है, नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ती है, और ये नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट कंपाउंड में बदल देते हैं, जिससे नाइट्रेट की बैक्टीरिया, जैसे अगर कहीं पे नाइट्रोजन कम है, किसी सॉइल में नाइट्रोजन क्या होता है, कम होता है। नाइट्रोजन अगर कम है तो फार्मर्स फर्टिलाइजर डाल देंगे, लो भाई अब मिल गया नाइट्रोजन, अब खूब सारा नाइट्रोजन हो गया, तो खूब सारा नाइट्रेट बनाएंगे, तो खूब सारा नाइट्रेट बनाएंगे तो उतना ही प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बनेगा तो और ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो इसका मतलब सॉइल क्या हो गया, फर्टाइल। अब हमें अच्छी सी खेती, लहलाती हुई फसल हमें मिल जाएंगी। ठीक है, फार्मर्स को बहुत सारा फायदा भी होगा। चीजें क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब मेरा आपसे बस एक कॉमन क्वेश्चन है, जिसके बाद हम इस पार्ट 2 को बंद कर देंगे। ठीक है, बस एक कॉमन सा क्वेश्चन, जो मैं आपको, जो लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, बस उन्हें आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, जो आप अपना लॉजिक लगा सकते हो, IQ अपना लगाना है, एंड यू कैन सॉल्व। तो अच्छा, आप मुझे अब एक बात बताओ, कुछ ऐसे लीव्स होते हैं, आप देखोगे कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिनमें जिनमें क्या होता है कि ये जो आपका कलर हो गया, मान लो ये पर्पल है, ये आपका कलर कौन सा है, पर्पल, और इतना सा आपका थोड़ा सा येलोइश, येलो एंड ग्रीन टाइप का है। ठीक है, ग्रीन टाइप का है, येलो एंड ग्रीन टाइप। तो अब बताओ कि इस लीफ में तो कुछ ज्यादा ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या, आपने देखे होंगे कि प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं उनके अलग अलग कलर्स होते हैं, है ना। प्लांट में सिर्फ कभी कभी सिर्फ हरे नहीं होते, कुछ अलग अलग कलर के भी पत्ते होते हैं, पर्पल होते हैं, कुछ अलग कलर के होते हैं। तो अलग अलग कलर के होते हैं, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, उनमें खाने नहीं बनते, ऐसा नहीं होता। तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसे क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, हरा कलर देता है। तो उसी तरीके से सिर्फ ग्रीन पिगमेंट ही नहीं, अलग अलग टाइप के कलर देने वाले होते हैं। ठीक है, सिर्फ ग्रीन पिगमेंट ही नहीं, अलग अलग टाइप के कलर देने वाले प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट जो होता है, ग्रीन पिगमेंट से ज्यादा अदर पिगमेंट आ जाता है। मान लो प्लांट में ये पर्पल कलर का पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट से ज्यादा हो गया, तो जो पर्पल आपका पत्ता जो है, लीफ जो है, वो आपको पर्पल कलर का दिखने लगा। ऐसा तो नहीं उसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो तभी उसमें खाना बनेगा। ये लॉजिकल सवाल था, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये, अब एक और लॉजिकल सवाल ये बनता है कि क्या फिर खाना लीव्स ही बना सकते हैं, नहीं, खाना जो है वो क्लोरोफिल की वजह से बन रहा है, सनलाइट की वजह से बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि सिर्फ लीव्स ही नहीं, किसी किसी केस में स्टेम्स या फिर रूट, जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट में, ना कि सिर्फ लीव्स। लीव्स मेजॉरिटी है, ठीक है, लीव्स जो है वो मेजॉरिटी है, ठीक है, वो मेजॉरिटी है, बट आपके ग्रीन पार्ट्स कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल ये आता है
3 सवाल मैंने पूछे हैं, ध्यान रखना। 1 सवाल, 2 सवाल, तीसरा सवाल, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी ने कैक्टस का प्लांट देखा है। आई एम श्योर आप सभी में से किसी न किसी ने तो कैक्टस का प्लांट्स तो देखना ही है। ठीक है, इनके रूट्स ऐसे बड़े बड़े ऐसे ब्रांच होते हैं। ठीक है, कैक्टस के प्लांट्स से आपने देखा होगा लीव्स नहीं होते, इसमें इस तरीके के ना कांटे होते हैं। कैक्टस के प्लांट्स में अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके के ना उसमें कुछ कांटे होते हैं कैक्टस के प्लांट्स में। ले, अब तो इसमें लीव्स है ही नहीं, तो अब खाना नहीं बनेगा, प्लांट भूखा मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ये आपके इसमें यहाँ पे ये पूरा स्टेम जो है ना ये ग्रीन कलर का होता है, स्टेम जो है ना वो इसका ग्रीन पार्ट बन जाता है। कनेक्ट करो, वो उसका ग्रीन पार्ट बन जाता है और फोटोसिंथेसिस होते हैं। लेकिन अब लीव्स कहाँ गए? तो लीव्स गायब नहीं हुए। मैंने आपको बताया था कि लीव्स में जो स्टोमाटा होते हैं वो सिर्फ गैसेस एक्सचेंज ही नहीं, ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, वाटर भी, जो एक्सेस वाटर होता है उसको लूज करते हैं। कैक्टस ग्रो कहाँ करते हैं? डेजर्ट। ग्रो कहाँ करते हैं? डेजर्ट में। तो अब आप बात बताओ, डेजर्ट में वैसे ही पानी की कमी है और वो पानी को बाहर निकाल दे तो वो तो ऐसे ही सूख जाएगा पौधा। तो क्या होता है कि इसके स्टेम जो है वो फ्लैशी हो जाते हैं, मुलायम से गदेदार स्पॉन्ज जैसे हो जाते हैं, और इसके जो लीव्स है ना वो स्पाइन्स में बदल जाते हैं। ये स्पाइन्स क्या है? एक्चुअली में इनके लीव्स हैं। ठीक है, स्पाइन्स में क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक रिसर्च है कि जितना बड़ा पत्ता रहता है उतने ज्यादा स्टोमाटा, जितना बड़ा पत्ता उतना ज्यादा स्टोमाटा, और उतना ज्यादा पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। लेकिन जितना छोटा पत्ता उतना ही कम स्टोमाटा, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? कम होगा। पानी जो है वो बहुत कम जाएगा बाहर, ना के बराबर पानी क्या होगा? बाहर जाएगा, ना के बराबर। इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया। तो स्पाइन्स का ये फायदा होता है। तो ब्रॉडर लीव्स में ज्यादा वाटर लॉस होता है, स्पाइन्स में नहीं होता। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग वाले याद रखने हैं। तीनों का फिर से प्लेबैक करके देख सकते हो, वापस से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब यहाँ पे आई थिंक ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2, आई थिंक पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 और पार्ट 4 अभी बाकी है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, इवन 10% भी अगर आप समझ पाए हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, give your beautiful suggestions in my comment box and share it to your friends so that they can also get help. Okay, thank you, bye bye, see you again.